हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्लेरोडर्मा और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। क्या होता है ये? तो बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है। क्या होती है? एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है। ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पार्ट्स, वो कोई सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है। तो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पार्ट्स पे जब अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। तो स्क्लेरोडर्मा या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भी क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसीज है। और यहाँ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली क्या करता है? आपकी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो आपकी स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं, उनको डैमेज करता है। यानी इसमें क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, जो आपकी स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन के अंदर और स्किन के अलावा अदर जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन होता है उसमें क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती हैं, और सेल्स के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस इंटरस्टिशियल प्लेस में, जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको क्या देखने को मिलेगी? फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बेसिकली कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, इनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पे आपको क्या देखने को मिलती है? फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अराउंड भी क्या देखने को मिलता है? फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। समझ में आया आपको? स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस क्या होती है? ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है। जहां आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पार्ट्स पर अटैक करेगा। अटैक कहां होता है? आपकी स्मॉल ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो डैमेज होने लग जाएंगी। साथ ही साथ आपकी स्किन और स्किन के अलावा अदर जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहां पर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल्स के बीच में फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, वहां कोलेजन जमा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जमा हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं उनके अराउंड, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड वेजल है, तो इसके अराउंड भी क्या देखने को मिलेगी? फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। इसको एक दूसरे तरीके से ये भी समझाते हैं कि जो स्क्लेरोडर्मा है ये एक सिस्टमिक नेचर की ऑटोइम्यून डिसीज है। सिस्टमिक नेचर का मतलब होता है कि जो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता हो। क्या करता हो? मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता हो। तो सिस्टमिक नेचर की ऑटोइम्यून डिसीज है, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन तो अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है वो आपकी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज पे देखने को मिलता है। स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन जो होती हैं उनका एक्युमुलेशन, डिपोजिशन देखने को मिलता है, मेनली आपकी स्किन में। इसके अलावा अदर मल्टीपल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, लाइक जीआईटी, किडनी, हार्ट, मसल एंड लंग्स। इनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकती है? फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। बट ये फाइब्रोसिस मेनली आपको कहां देखने को मिलती है? स्किन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। अब देखो, ये जो स्किन की थिकनेस जो है इसमें जो हो रही है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हॉलमार्क होता है। किसका? स्क्लेरोडर्मा का। यानी स्क्लेरोडर्मा का जब आप क्लिनिकली डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है? थिकनिंग ऑफ द स्किन। स्क्लेरोडर्मा का खुद ही मतलब क्या है? स्क्लेरो मतलब होता है स्टिफ या थिक, और डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन, यानी कि थिक स्किन। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं ये पेशेंट है, इसकी जो स्किन है यहाँ पे ये कैसी हो रही है? थिक एंड वैक्सी स्किन है। कैसी है? थिक एंड वैक्सी स्किन है। और जब हमने जैसे कि ये जो स्क्लेरोडर्मा है ये ओल्ड नेम है। क्या है? ओल्ड नेम है। तो पहले हम ये मानते थे कि जो थिकनिंग होती है वो स्किन में होती है। बाद में हमें पता चला कि अदर इंटरनल ऑर्गन्स में भी थिकनिंग होती है, लाइक जो आपके जीआईटी, किडनी, हार्ट, मसल, लंग्स, इनमें भी फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। तो फिर इसका नाम स्क्लेरोडर्मा से हमने क्या रखा? सिस्टमिक मतलब जहां मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। सिस्टमिक लेवल पे स्क्लेरोसिस, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स में आपको क्या देखने को मिलेगी? हार्डनेस देखने को मिलेगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और जिसका जो रीजन होगा वो क्या होगा? फाइब्रोसिस होगा। बात समझ में आ गई? स्क्लेरोडर्मा क्या होता है? क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेरोडर्मा। तो स्क्लेरोडर्मा को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, जिसको मॉर्फिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। लिमिटेड अपने नाम से ही बता रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड होगा। तो ये जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा होता है ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है? स्किन पे देखने को मिलता है, और स्किन के भी कुछ लिमिटेड एरियाज में भी देखने को मिलता है। तो जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है, इट इज कन्फाइंड टू द फिंगर, फॉर आर्म एंड फेस।
तो यहाँ पे जो आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी वो फिंगर्स में देखने को मिलेगी, फोर आर्म में देखने को मिलेगी और फेस में देखने को मिलेगी। ठीक है, लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जिसकी वजह से होता है, जिस लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है, जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है उनका नाम है एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। इसको भी और डिटेल में अगर मैं आपको ले जाऊं तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है इसमें। तो एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी बनती है इन द केस ऑफ लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। पेशेंट को के अंदर आप देखोगे तो स्किन के जो ये स्किन में आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी, फिंगर्स में, फोरआर्म में और फेस में। इंटरनल ऑर्गन्स बहुत लेट अफेक्ट होते हैं इसमें। इंटरनल ऑर्गन्स यूजुअली अफेक्ट नहीं होते हैं या फिर बहुत लेट अफेक्ट होते हैं इन द केस ऑफ लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्रेस्ट सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में अभी देखो नीचे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्रेस्ट सिंड्रोम में CREST किस चीज को डिनोट करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा के बारे में। अब ये खुद के नाम में बता रहा है, ये तो था लिमिटेड, ये क्या था? लिमिटेड, ये कुछ पार्ट्स तक ही लिमिटेड रहेगा। ये कैसा है? डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, वाइड स्प्रेड। तो जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा है ये आपकी स्किन के बहुत ज्यादा एरिया में, कई सारे एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इट इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द स्किन, और साथ ही साथ स्किन के ज्यादा पार्ट्स में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स भी इसमें क्या होंगे? डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में बहुत जल्दी अफेक्ट होंगे। इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स के अंदर, हार्ट्स के अंदर भी आपको फाइब्रोसिस बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे इस वाले केस में बहुत लेट देखने को मिलती थी या देखने को नहीं मिलती थी, बट इन द केस ऑफ डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी ही। डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में जो ऑटो एंटीबॉडी बनती है वो होती है एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी और एंटी SCL70। आपको जो इसमें याद रखने की है वो ये है एंटी SCL70, इस ऑटो एंटीबॉडी का पाया जाना। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? स्क्लेरोडर्मा का। स्क्लेरोडर्मा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पर्सन को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। बात समझ में आई आपको? तो ये मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है फॉर द स्क्लेरोडर्मा। मैंने आपको बताया कि आप स्किन तो अफेक्ट होगी, वाइड स्प्रेड मतलब कंप्लीट बॉडी में कई जगह आपको स्किन में अफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे। अगर आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, पर्सन के अंदर बीपी रेज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंटिन्यूअस बीपी रेज होने की वजह से पर्सन के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी आपको देखने को मिलेगी। लंग्स में आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी और फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, और क्रेस्ट सिंड्रोम तो इसमें होगा ही। ठीक है, तो अब ये क्रेस्ट सिंड्रोम यहां भी था इन द लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा और यहां भी है इन डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। तो इस क्रेस्ट सिंड्रोम को समझते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का मतलब है, C का, R का, EST सबका अपना अलग अलग मतलब है, एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे C जो होता है वो डिनोट करता है कैल्सिनोसिस को। कैल्सिनोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्किन है या बॉडी के टिश्यूज हैं वहां पे आपको एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा कैल्शियम के साल्ट का। यहाँ पे अगर आप दिख पा रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं फिंगर में, यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो बेसिकली इट इज कैल्सिनोसिस। तो सी हमने क्लियर कर लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रायनार्ड्स फिनोमेना को। रायनार्ड्स फिनोमेना क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं जो डिस्टल एंड पे होते हैं, उनके पास जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और यूजुअली आपको ऐसा कहां देखने को मिलता है? इन द डिस्टल पार्ट्स लाइक फिंगर एंड टूज। अब ये जो ब्लड की सप्लाई जो रिड्यूस हो रही है वो या तो रेस्पॉन्स है कोल्ड टेम्परेचर का, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हो रही है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से जिस पार्ट में ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया है, उस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कलर चेंज देखने को मिलेंगे। पहले वो व्हाइट और पेलर कलर का देखने को मिलेगा, कुछ टाइम बाद वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा जिसको हम साइनोसिस बोलेंगे, एंड एट द एंड इट विल लुक लाइक द रेड, दैट इज कॉल्ड एज रीपरफ्यूजन। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं इस पर्सन की इस फिंगर में आपको यहाँ रनर्स फिनोमेना देखने को मिल रहा है, व्हाइट और पेलर कंडीशन है, और यहाँ पे क्या हो गई है? ब्लड फ्लो जो हो गया है वो रिड्यूस हो गया है, आइदर ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर और ड्यू टू द इमोशनल स्ट्रेस। तो हमने सी क्लियर कर लिया, आर क्लियर कर लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द ई रिप्रेजेंट फॉर द इजोफेगल डिसमोबिलिटी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी इजोफेगस होती है, इजोफेगस का जो लोअर एंड होता है, उसका जो लोअर 1/3 एंड होता है, लोअर 1/3 एंड होता है, इस एरिया में क्या हो जाती है? फाइब्रोसिस हो जाती है। तो बेसिकली इन द लोअर 1/3 ऑफ द इजोफेगस फाइब्रोसिस होने की वजह से एक प्रॉपर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नहीं हो पाती। जो फूड की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो होती है इसके थ्रू, आपको पता है कि इजोफेगस से खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। आपने खाना खाया, इजोफेगस से वो कहाँ जाना है? स्टमक में जाना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रही है?
प्रॉपर पेरिस्टालसिस नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को खाना और अंदर स्वेलिंग करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो फूड है वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, स्टक कर जाएगा, उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया का प्रॉब्लम होगा, यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंट को अब यहाँ पे खाना जमा हो रहा है, तो अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे GERD, दैट इज गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमने क्रेस्ट में क्या क्या डिस्कवर स्टडी कर लिया। C हो गया कैल्सिनोसिस, R हो गया रनर्स फिनोमेना, E हो गया इजोफेगल डिसमोबिलिटी, अब बचा है S एंड T। तो यहाँ पे S रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है स्क्लेरोडक्टाइली को। स्क्लेरोडक्टाइली जो है अगेन इज द हॉलमार्क ऑफ स्क्लेरोडर्मा और सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। इसमें जो होता है बेसिकली आपकी जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की जो स्किन जो होती है ये क्या हो जाती है, बहुत ही थिक हो जाती हैं और टाइट हो जाती हैं, यानी खिंची हुई हो जाती हैं। एक तो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और बहुत ही खिंची हुई हो जाएगी, टाइट हो जाएगी स्किन ऑफ द फिंगर एंड टोज, जिसकी वजह से आपकी जो डिजिट्स हैं लाइक क्लॉ लाइक शेप बना लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये क्या हो गई है, थिक हो गई हैं और कैसी हो गई, टाइट हो गई हैं। तो जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो इस तरीके का आ जाता है, यानी क्लॉ शेप्ड डिजिट देखने को मिलती हैं ड्यू टू द स्टिफनेस, एंड दिस इज बेसिकली स्क्लेरोडक्टाइली एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्क्लेरोडर्मा। यहाँ पे T जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है टेलेंजेक्टेशिया। टेलेंजेक्टेशिया में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी स्किन होती है, स्किन के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखने लगती हैं जैसे कि स्पाइडर वेन। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आपकी कोई स्किन है, हैंड की स्किन हो सकती है, यहाँ की स्किन हो सकती है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरीके से जो ब्लड वेजल्स हैं, रेड से डिनोट करते हैं, जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप शायद आपको क्लियर दिख रहा हो, तो इस तरीके से स्किन पे क्या हो रहा है, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ऑफ द स्मॉल ब्लड वेजल्स। ठीक है, इसको वेब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बाय द स्मॉल ब्लड वेजल डायलेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रेस्ट सिंड्रोम, जहां हमने सबसे पहला समझा कैल्सिनोसिस, कैल्शियम का डिपोजिशनेशन, रनर्स फिनोमेना, जिसमें क्या था, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई थी ड्यू टू द कोल्डनेस और ड्यू टू द एक तो था कोल्डनेस और दूसरा क्या रीजन था, भूल गए हम, कोल्डनेस एंड इमोशनल स्ट्रेस, सॉरी क्या था, इमोशनल स्ट्रेस। एंड थर्ड जो था E, इजोफेगल डिसमोबिलिटी। S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था स्क्लेरोडक्टाइली को, जो क्लॉसिप्ड, और T यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था टेलेंजेक्टेशिया, दैट इज स्मॉल ब्लड वेजल्स का डायलेशन गिविंग द वेब लाइक शेप। ओके, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द इटियोलॉजी एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द स्क्लेरोडर्मा। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि हम ओरिजिन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डिसीज की ओरिजिन कैसे हुई, और पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि इस डिसीज का डेवलपमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी में, ये डिसीज कैसे आगे फैलती है। तो आपको पता है कि स्क्लेरोडर्मा एक ऑटोइम्यून डिसीज है, और ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब जो कॉज होता है वो होता है फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम है, आपका अगर इम्यून सिस्टम है, तो इसको आपके बॉडी पार्ट्स पे अटैक नहीं करना है, आपके बॉडी के पार्ट्स पे अटैक नहीं करना है, इसको ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो मतलब खुद के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनानी है। इसी को बोल रहे हैं सेल्फ टॉलरेंस, कि भाई अपने स्टाफ के लोग हैं, इनके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनानी है। लेकिन ये अगर सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाता है और आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ ही क्या बनाने लगता है, ऑटो एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो फिर इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज। स्क्लेरोडर्मा भी क्या है, एक ऑटोइम्यून डिसीज है, तो उसमें भी क्या होता है, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस होता है। अब इस सेल्फ टॉलरेंस फेल क्यों हो रहा है, इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है जेनेटिक फैक्टर और एक होता है एनवायरमेंटल ट्रिगर। जेनेटिक फैक्टर जो होता है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है सेल्फ टॉलरेंस को फेल होने में, और जब ये सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाता है तो आपकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, साथ ही आपके बॉडी पार्ट्स पे अटैक करने वाली सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स भी जनरेट होती हैं। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ जीन्स के अंदर डिसरेगुलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। वो जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है इन द स्क्लेरोडर्मा वो है HLA एलील्स, जिसका एग्जांपल है HLA-DQ-A1, HLA-DQ-B1। कुछ नॉन HLA जीन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि IRF5, STAT4, TGF-beta1 एंड CTGF। इन जीन्स के डिसरेगुलेशन की वजह से क्या होता है, डिसरेगुलेशन ऑफ एबव जीन्स कॉज द रिलीज ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये बात हुई कि जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स थी वो बनी कैसे, ये बन गई हैं लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं है, अब रोल आता है एनवायरमेंटल ट्रिगर का। एनवायरमेंटल ट्रिगर क्या करते हैं, ये जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स बन गई हैं इनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं एक्टिवेट वो समझिएगा। कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, कुछ केमिकल के एक्सपोजर जैसे सिलिका के, या कुछ ड्रग का एक्सपोजर, ड्रग्स लाइक ब्लियोमाइसिन,
ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनके अंदर एंडोथेलियल की इंजरी करते हैं। ब्लड वेजल की एक लेयर होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसकी इंजरी करते हैं। तो जब ब्लड वेजल में डैमेज होता है तो ब्लड वेजल्स में जिस पार्ट में डैमेज होता है वहां से साइटोकाइंस निकलते हैं, और ये जो साइटोकाइंस यहां से निकलते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होती हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जब ये सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती हैं तो सबसे पहले हमें एक्टिवेशन देखने को मिलता है टी लिम्फोसाइट्स का, और जब टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं तो वो रिलीज करती हैं साइटोकाइंस लाइक TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 13 एंड PDGF। जब ये साइटोकाइंस निकलते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेटरी सेल्स को और हमारी बॉडी की फाइब्रोब्लास्ट सेल को। जब ये सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं प्रोडक्शन किसका, कोलेजन का और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स का लाइक फाइब्रोनेक्टिन। जब ये कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन बनता जाता है तो ये हमारी स्किन में और फाइब्रोसिस कर देता है, और हमारे अदर जो पैरेन्काइमल ऑर्गन है उनके अंदर फाइब्रोसिस करता है और उनके अंदर क्या कर देता है, थिकनिंग प्रोड्यूस कर देता है। तो बात समझ में आ गई कैसे फाइब्रोसिस हुआ, कैसे थिकनिंग हुई। साथ ही साथ जो आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करती हैं। जो इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है, और जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं ऑटो एंटीबॉडीज, जिसमें सबसे पहले एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के लिए, और एक एंटी टोपोआइसोमरेज एंटीबॉडी एंड एंटी SCL70 ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। यही बात रॉबिन्स के इस डायग्राम में दे रखी है आपको कि जेनेटिक यानी कि जीन्स में डिसरेगुलेशन की होने की वजह से और एक्सटर्नल जो फैक्टर है उनके ट्रिगर होने की वजह से आपकी टी एंड बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती हैं, वो प्रोडक्शन करती हैं साइटोकाइंस का जो क्या करा देते हैं, फाइब्रोसिस करा देते हैं, और कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन आपकी स्किन में या अदर इंटरनल ऑर्गन्स में इंक्रीज हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्क्लेरोडर्मा के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम एक एक करके ऑर्गन्स उठाते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन की बात करते हैं। आपको पता है कि स्किन में क्या होगा, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्किन में क्या हो जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। सबसे पहले हम फेस पे बात करें, जब फेस पे ये थिकनेस आती है और टाइटनिंग आती है, क्या आती है, टाइटनिंग आती है, ये फेस जो है वो इस तरीके से खिंचने लगता है पीछे की तरफ क्योंकि स्टिफनेस आती है। तो हम उस पर्सन के, उस पेशेंट के फेस को ऐसे बोलते हैं पर्स स्ट्रिंग माउथ। जैसे पर्स की जो स्ट्रिंग होती है, तनी होती है, वो खिंची हुई होती है, उसी तरीके से पेशेंट का जो माउथ है, जो फेस है, वो क्या होता है, स्किन जो होती है वो खिंची हुई होती है। साथ ही साथ टूज और फिंगर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पफी हो जाते हैं। लाइक एक तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इडिमा आ जाता है, थिकनिंग आ जाती है, थिकनिंग भी आती है और स्वेलिंग भी आती है। इडिमा आ जाता है, इडिमा कैसा होता है, नॉन पिटिंग टाइप, दबाना चाहोगे दबेगा नहीं, और जब दबेगा नहीं तो वो आप क्या देगा, सॉसेज स्वेलिंग देगा। सॉसेज स्वेलिंग का मतलब ये है कि जो आपकी मान लीजिए स्किन है, इस स्किन पे क्या होगी, स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग हो गई तो अभी स्किन मूव नहीं कर रही है, इस तरीके से मुड़ नहीं रही है, ठीक है, बेंडिंग नहीं हो रही है इसमें, तो सॉसेज स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट्स हो जाती हैं वो क्या जाती हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। साथ ही साथ जो आपकी स्किन होती है वो उसमें एडिमा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। आपको जो स्किन है उसके कुछ एरिया पे तो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है ड्यू टू द मेलानिन, और कुछ एरिया में आपको उस पिगमेंटेशन को देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे विटिलिगो जैसी अपीयरेंस देखने को मिलेगी कि कहीं तो एकदम काला सा है, फिर एकदम व्हाइट सा, फिर काला सा, फिर व्हाइट सा। इसको हम बोलते हैं साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। ये भी आपको देखने को मिल सकती है इन द पर्सन ऑफ स्क्लेरोडर्मा। साथ ही साथ टेलेंजेक्ट्रिसिया देखने को मिलेगा स्किन पे। मैंने आपको बताया ना टेलेंजेक्ट्रिसिया क्या था, ये आपकी स्किन है, तो स्किन पे आपको जो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और वो आपको इस तरीके से स्पाइडर वेब लाइक द स्ट्रक्चर का अपीयरेंस देती हैं। आपने एक स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट था, उसकी स्किन की बायोप्सी करी और आपने उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिन किया। तो ये जो ए डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली एक हेल्दी स्किन है, और जो बी डायग्राम है वो है आपका स्क्लेरोडर्मा अफेक्टेड पर्सन का। तो जो स्क्लेरोडर्मा से अफेक्टेड है पर्सन, उसके अंदर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, और यहाँ पे कोलेजन का और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो अपेंडिजेस होते हैं, स्किन अपेंडिजेस होते हैं लाइक हेयर्स वगैरह, वो इस केस में देखने को नहीं मिलेंगे बी वाले केस में ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द स्किन। ओके, हमने स्किन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द जीआईटी। स्किन के बाद जो आपकी बॉडी में जो मोस्ट कॉमनली इंटरनल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्किन तो बाहर से है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, ग्रेटर देन 90% ऑफ द पेशेंट, वो है जीआईटी। जीआईटी में भी अगर आप पूछो सबसे कौन सा वाला पार्ट है, जीआईटी बहुत बड़ा है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होके रेक्टम तक, तो उसमें भी सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा पार्ट है वो अफेक्ट होता है, वो है आपका लोअर एंड ऑफ इजोफेगस,
लोअर 1/3 ऑफ इजोफेगस जो होता है उसमें आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इजोफेगस में डिसमोबिलिटी देखने को मिलती है और पर्सन को डिस्फेजिया, चीजों को स्वेलो करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि खाना वहीं पे जमा रहता है। ठीक है, अब खाना वहां पे जमा रहेगा तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, लाइक गट गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, और इसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होंगी, जैसे कि बेरेट्स इजोफेगस। ये आपकी नॉर्मल इजोफेगस है जो आपको शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी ड्यू टू डार्कनेस रेडनेस, बट आप गूगल पे सर्च कर लेना नॉर्मल इजोफेगस एंड बेरेट्स इजोफेगस। तो ये जो डायग्राम है आपको वो है बेरेट्स इजोफेगस का। अब बेरेट्स इजोफेगस और नॉर्मल इजोफेगस में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल इजोफेगस में जो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो बाई सोइंग द मेटाप्लेसिया कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर ये कंटिन्यू रहता है, गर्ड कंटिन्यू रहता है, तो पहले आपकी नॉर्मल इजोफेगस बेरेट्स इजोफेगस में कन्वर्ट होती है, और कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो बेरेट इजोफेगस जो होती है वो एडिनोकार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो जाती है। सो ये हमने कुछ कॉम्प्लिकेशन देखी जीआईटी में ड्यू टू द स्क्लेरोडर्मा। एक और कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एंट्रल वस्कुलर एक्टेसिया, दैट इज इन शॉर्ट इज कॉल्ड गेव। इसमें क्या होता है कि जो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा अपर पार्ट में देखने को मिलती है। इसमें जो आपकी एंट्रम वाला पार्ट जो होता है, स्टमक का जो एंट्रम वाला पार्ट होता है, उसमें जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें डायलेशन देखने को मिलता है। और अगर आप एग्जामिन करेंगे बाई एंडोस्कोपी, तो जो पेशेंट होगा उसका जो स्टमक होगा वो बिल्कुल इस तरीके की अपीयरेंस देगा, लाइक द वाटरमेलन। तो वाटरमेलन स्टमक इज सीन इन द patient of GAVE that is seen in the scleroderma. So it is also called as watermelon stomach that is seen in the GAVE and in the patient of scleroderma. So हमने GIT डिस्कस कर लिया कि स्क्लेरोडर्मा में GIT कैसे अफेक्ट होता है। अब हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन क्या है इन द स्क्लेरोडर्मा। तो लंग्स में आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो एयर का पाथ है, एयर के आने और जाने का पाथ है, उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर जो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी में वो एलिवेटेड रहेगा, जिसकी वजह से आपको राइट हार्ट फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। हमने लंग्स को डिस्कस कर लिया। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट, कार्डिक मैनिफेस्टेशंस। हार्ट में आपको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकती है, यानी कि हार्ट को जो चारों तरफ से कवर करती है लेयर, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। इस पेरिकार्डियम में आपको क्या देखने को मिल सकता है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सिस्टमिक लेवल पे हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, यानी पूरी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा, और इस हाइपरटेंशन की वजह से जो लेफ्ट हार्ट फेलियर जो होते हैं उसके भी चांसेस रहते हैं। सॉरी, ड्यू टू द कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टमिक लेवल पे कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से पेशेंट को अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें क्या होता है हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो इम्पैक्ट हो जाती हैं, और हार्ट की जो एबिलिटी होती है ब्लड पंप करने की वो भी क्या हो जाती है? डिटोरिएट हो जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर से कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हार्ट कैसे अफेक्ट होगा। किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी में आपको नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है, फाइब्रोसिस एंड नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ रेनिन से इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, यानी रेनिन के द्वारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिससे सडन किडनी फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। ये भी कॉमनली देखा जाता है, मोस्ट कॉमनली इन द स्क्लेरोडर्मा। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ स्क्लेरोडर्मा। तो क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपका स्क्लेरोडर्मा है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अगर स्क्लेरोडर्मा लिमिटेड टाइप का है तो ये क्या होगा? लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट करेगा स्किन की, और स्किन के कुछ ही पार्ट्स लेकिन जैसे कि फिंगर्स, फॉर आर्म, फेस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। विसरल ऑर्गन जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, वो या तो अफेक्ट होते नहीं है या फिर बहुत लेट अफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ पर्सन के अंदर क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जिसको हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर पेशेंट के अंदर डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा देखने को मिल रहा है तो ये आपके स्किन के काफ़ी ज़्यादा पार्ट को इन्वॉल्वमेंट करेगा। साथ ही साथ क्रेस्ट सिंड्रोम देखने को मिलेगा, और डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा के केस में जो विसरल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। हमने सारे ऑर्गन को देखा भी था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किडनी में हमको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगी, और स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस देखने को मिल सकती है, जिसमें किडनी की जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ब्लड वेजल्स जो होंगी वो नैरो भी हो सकती हैं, जिसको वेस्कुलोपैथी बोलते हैं। लंग्स में हमने आपको बताया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, और कार्डियोवास्कुलर टेंशन में आपको हाइपरटेंशन और कार्डियोमायोपैथी एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। नॉट टॉकिंग फॉरवर्ड फॉर द डायग्नोसिस कि स्क्लेरोडर्मा को आप डायग्नोस कैसे करेंगे पेशेंट के अंदर, तो आप केस टेकिंग करेंगे, क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, और आप लंग्स वगैरह में, हार्ट वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप उसको सीटी करा सकते हैं।
आपको स्टमक में जीआईटी अगर आपको देखना है तो आप एंडोस्कोपी कराएंगे, आप अदर लैब टेस्ट करा सकते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आप सीरोलॉजी कराइए, अगर वहाँ आपको anti-SCL70 ऑटो एंटीबॉडी मिलती है तो ये मोस्ट स्पेसिफिक साइनिंग के पर्सन को जो क्या है स्क्लेरोडर्मा है। दो टाइप्स में से अगर anti-SCL70 पाई जाती है तो वो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अगर एंटी टोपोइसोमरेज एंटीबॉडी पाई जाती है तो ये भी डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी पाई जाती है तो ये लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा को रिप्रेजेंट करता है। ट्रीटमेंट की बात करें स्क्लेरोडर्मा का तो कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं टू मैनेज द सिम्टम्स एंड स्लोइंग डाउन द डिसीज प्रोग्रेसेस। डिसीज बहुत तेजी से आगे ना बढ़े, हम उसको बस रोक सकते हैं। रोकथाम के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करते हैं लाइक मीथोट्रेक्सेट। So this was all about the systemic sclerosis and scleroderma। आप इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, उन न्यूरॉन्स पे जो माइलिन शीथ होती है, इस माइलिन शीथ के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बनती है और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो एक अलग केस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डोंट कंफ्यूज इट विद द सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।